एक बच्चा अचानक अपने बाप को जाके बोलता है, बेटा ये मेरा घर नहीं है, मैं गलत जगह रह रहा हूँ। मुझे अपनी बीवी के पास ले चलो, मुझे अपने बच्चों के पास ले चलो, उन्हें मेरी ज़रूरत है। पहली बार सुनने में लगेगा ठीक है भाई, बच्चे ऐसी बहकी बहकी बातें करते रहते हैं, बट माइंड यू ये बच्चा मात्र सिर्फ 2 साल का है। कुछ टाइम तक तो इसके पेरेंट्स इसको इग्नोर करते रहे, ठीक है भाई जाने देते हैं, बच्चा है। बट अचानक एक दिन वापस से इसने एक बड़ी अजीब बात कही। इसने कहा कि मेरा मर्डर हुआ था और मुझे गोली मारी गई थी। ये बात सुन के इस बच्चे के माँ बाप दंग तो ज़रूर थे, बट फिर भी एक डिनायल के फेज में थे कि ठीक है यार, बच्चा कहीं सुन लिया होगा, कहीं पढ़ लिया होगा, कोई मूवी देख ली होगी, कहीं अखबार में पढ़ लिया होगा। लेकिन उसके बाद चीज़ें और अजीब होने लग गई। कुछ टाइम बाद वो बच्चा कहने लग गया कि मुझे यहाँ गोली लगी थी और मेरे यहाँ गोली लगने से, सर पे गोली लगने से मौत हुई थी। ये वियर्ड स्टोरीज दोस्तों यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इस बच्चे के पेरेंट्स को ये पता ही नहीं था कि इस बच्चे की बातें अब उनकी ज़िंदगी पलट के रख देने वाली है। इन सब की शुरुआत एक छोटे से गांव आगरा के पास हुई। एक बच्चा उस गांव में पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है टीटू सिंह। वो कोई भी नॉर्मल बच्चा होता है, हंसता खेलता उठता बैठता। लेकिन जैसे ही वो 2 साल का होता है, वो ऐसी अजीब बातें करने लग जाता है जो कोई भी 2 साल का बच्चा नहीं करता। वो बच्चा अपने माँ बाप को कहता कि मैं टीटू सिंह नहीं हूँ, मैं तो सुरेश हूँ। मेरी एक बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं आगरा में रहता हूँ। मेरी एक दुकान है जिसका नाम है सुरेश रेडियो। शुरुआती दौर में टीटू के माँ बाप ने इग्नोर कर दी टीटू की बातें कि ठीक है भाई, हर पेरेंट डिनाइल में होता है, बच्चा है कहीं से सुन लिया होगा, ये बातें कर रहा है। बट यहाँ पे आती हैं द चिलिंग डिटेल्स। जब वो कहता है टीटू कि मेरे तो सर पे गोली लगी थी और मेरा तो मर्डर हुआ था, और जहाँ वो पॉइंट करता था वहाँ उसके एक बर्थ मार्क था और एक दूसरी तरफ भी बर्थ मार्क था, एंड इट एग्जैक्टली रेप्लिकेटेड एन एंट्री वुंड एंड एन एग्जिट वुंड ऑफ अ बुलेट। अगर किसी को गोली मारोगे तो एक एंट्री वुंड होता है जहाँ से बुलेट एंटर करती है और एक एग्जिट वुंड होता है जहाँ से बुलेट निकलती है। बहुत सुनने के बाद और टीटू की ये बातें बढ़ जाने के बाद टीटू के माँ बाप उसको 17 किलोमीटर दूर आगरा लेके जाते हैं, जिससे इन सब बातों की पुष्टि हो पाए, इन सब बातों के प्रूफ वो लोग ढूंढ पाए। और वहाँ पे जो हुआ उसने सब लोगों के पैरों तले जमीन खिसका दी। टीटू ने इंस्टेंटली अपने पुराने घर को रिकॉग्नाइज कर लिया। उसके बाद उसने अपनी पास्ट लाइफ में जो बीवी थी उमा, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, यार ये तो मेरी बीवी है। अपने दोनों बच्चों को रिकॉग्नाइज कर लिया। और तो और जब उससे पूछा गया कि भाई और पुष्टि करो कि तुम सही में सुरेश थे, तो उसने ऐसी ऐसी इंटीमेट पर्सनल डिटेल शेयर करनी शुरू कर दी कि उसकी बीवी के आंखों से पानी निकलने लग गया। यार ये 2-3 साल का बच्चा कैसे ये बातें जानता है जो कि सिर्फ मैं और सुरेश जानते हैं। सिर्फ ये नहीं, उसने फिजिकल लोकेशंस तक मैप आउट कर दी। उसकी दुकान कहाँ थी, वो गली कहाँ थी, वो गली कहाँ तक जाती है, उसके घर में कौन सी गली किधर मुड़ती है, सब टीटू को पता था, वो भी पहली बारी में। सुरेश की जो विडो थी उर्फ उमा, उसके बच्चे सब लोग रोने लग गए, टूट गए कि यार ये तो सुरेश है, लेकिन एक बच्चे के रूप में। और सबसे बड़ी बात, जो जो इस बच्चे ने बोला वो सब ट्रू है, मानो सुरेश बोल रहे हैं बच्चे की आवाज़ में। और यहाँ आया सबसे बड़ा शॉक बॉम्ब। टीटू ना सिर्फ अपनी पुरानी ज़िंदगी और उसकी सच्चाइयाँ जानता था, बट वो ये भी जानता था कि उसका मर्डर कैसे हुआ और वो कब मरा था। सवाल अब ये उठने लग गया, क्या टीटू अपने खूनियों को जानता था या पहचान सकता था? सुरेश का मर्डर 28 अगस्त 1983 में हुआ था, जब वो अपनी दुकान से वापस आ रहा था और जैसे अपने घर के पास उसकी गाड़ी पहुंचने ही वाली थी, अचानक से गोली चली और उसको मार दिया गया। चूंकि बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी थी, रात हो गई थी लगभग, तो किसी ने उन मर्डरर्स को देखा नहीं। तो वो एक काइंड ऑफ ओपन एंड शट केस था, क्योंकि कोई एविडेंस मिल नहीं रहा था कि टीटू को, कि सुरेश को मारा किसने। लेकिन अब बाजी पलटने वाली थी। क्या टीटू अपने मर्डरर्स को पहचान सकता है? क्या टीटू को पता था किसने सुरेश का मर्डर किया? और अगर वो उन किलर्स को आइडेंटिफाई कर पाता है, तो दिस वुड बी द बिगेस्ट प्रूफ ऑफ रीइंकार्नेशन, कि हाँ भाई, रीबर्थ या फिर रीइंकार्नेशन एग्जिस्ट करता है। जब टीटू से और पूछताछ हुई कि सुरेश का मर्डर कैसे हुआ था और किसने किया था, तो टीटू ने एक किलर को रिकॉग्नाइज कर लिया, जो कि और कोई नहीं, सुरेश का अपना ही बिजनेस पार्टनर था।
ये एक इतना बड़ा क्लू था उस इन्वेस्टिगेशन में, और उस बिजनेस पार्टनर को आगरा पुलिस ने जाके धर लिया। अपॉन फर्दर इन्वेस्टिगेशन उस बंदे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, एंड दिस वाज द बिगेस्ट न्यूज़ उस टाइम पे कि भाई साहब कि एक बच्चा इस तरीके से एक बंदे के कातिल को पकड़वा सकता है। ये केस सुर्खियों में और न्यूज़ में इतना ज़्यादा उड़ने लग गया कि लोग इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेने लग गए, स्पेसिफिकली साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग। एक रिसर्चर्स की टीम भेजी गई, इंक्लूडिंग प्रोफेसर एन.के. चड्डा जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे, डॉक्टर इयान स्टीवेंसन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया जो कि स्पेशलाइज करते थे थीम्स रिलेटेड टू रीइंकार्नेशन एंड रीबर्थ, और उनकी एक कोलीग एंटोनिया मिल्स जिन्होंने बाद में इस केस को डॉक्यूमेंट किया एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंसेस ऑफ रीइंकार्नेशन। इन रिसर्चर्स के पास अब तक जो भी केसेस आते थे रीइंकार्नेशन से रिलेटेड, वो सारे मेमोरी रिलेटेड होते थे, तो उसकी कोई ज़्यादा पुष्टि नहीं करी जा सकती थी। बट ये केस अपने आप में इंटरेस्टिंग था। एक बच्चा जिसकी नॉलेज इतनी ज़्यादा रियल, जो कि सीधा सीधा कनेक्ट करती है रियल इंसिडेंट से, रियल लोगों से, रियल वूंड से और रियल क्राइम से। टीटू सिंह का केस इतिहास में रच दिया गया क्योंकि ये केस अजीब नहीं था, ये केस बहुत ज़्यादा डरावना और खौफनाक था। एक ऐसा बच्चा जिसने ना सिर्फ अपनी पुरानी ज़िंदगी याद करी, बट अपने पुरानी ज़िंदगी के गुनहगारों को सज़ा भी दिलाई। और ये केस अपने आप में ही वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट केस बन गया फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ द रीइंकार्नेशन थ्योरी बीइंग एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन ये बस एक ऐसा केस था आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ केसेस जो कि रिपोर्ट हुए हैं रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। दुनिया ने ना जाने इतने सालों में कितने ऐसे केसेस विटनेस किए होंगे, बट ये ऐसा नहीं अभी से हो रहे हैं, ये हजारों सालों से है। और इन केसेस के काफ़ी रेफरेंसेस, काफ़ी पुख्ता रेफरेंसेस आपको इंडिया के वैदिक टेक्स्ट में मिल जाएंगे, स्पेसिफिकली उपनिषद्स, जहाँ पे माना ये जाता है कि रीइंकार्नेशन या फिर रीबर्थ इज़ लाइक अ साइकिल ऑफ लाइफ। इंसान मरता है, किसी और शरीर में जाता है जिसको पूर्ण जन्म बोलते हैं, और ये साइकिल रिपीट होता रहता है। इंस्टेड ऑफ कहना कि भाई ये ज़िंदगी एक ही बार मिलेगी और उसके बाद कुछ नहीं है, नथिंगनेस है, यहाँ पे एक साइकिल चल रहा है, बर्थ डेथ रीबर्थ, बर्थ डेथ रीबर्थ, जिसको काफ़ी इंडियन ट्रेडिशंस में संसारा कह के बुलाया जाता है। रीबर्थ कुछ सवाल ज़रूर उठाता है कि अगर हमारी मेमोरीज पास ऑन हो रही है तो ट्रू सेल्फ क्या है, ट्रू आइडेंटिटी क्या है, और जो आइडेंटिटी जिसके बारे में हम इस दुनिया में बात कर रहे हैं वो क्या हमारे माइंड से जुड़ी है, हमारी बॉडी से जुड़ी है, या फिर हमारी सोल से जुड़ी है। अगर ये सब एग्जिस्ट करता है तो कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे पास ऑन करता है, या फिर अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो सेल्फ का मतलब क्या होता है। फिलोसफर्स सदियों से डिबेट करते हुए आए हैं कि रीबर्थ का मतलब क्या ये हो सकता है कि हमारा माइंड एक यूनिफाइड कॉन्शियसनेस में काम करता है, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जहाँ पे हमारा माइंड बियॉन्ड ब्रेन है, हमारे फिजिकल बॉडी से परे है, जिसको कोई नहीं समझ सकता, या फिर ये सब एक ढोंगपना है या मिथ है। अगर आप ईस्टर्न फिलॉसफी या ईस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट के तरफ आए, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, यहाँ पे रीबर्थ सीधा कर्मा से रिलेटेड है। जितने अच्छे कर्म करोगे उतना अच्छा बर्थ मिलेगा, जितने बुरे कर्म करोगे उतना बुरा बर्थ मिलेगा। तो तुम बनने को एक चींटी भी बन सकते हो, बनने को एक हाथी भी बन सकते हो, बनने को दुनिया के किसी कोने में अमीर बाप के बेटे भी बन सकते हो। तो इन शॉर्ट आपके एक्शंस आपके नेक्स्ट बर्थ को कंट्रोल करते हैं। सिर्फ ईस्टर्न थॉट नहीं, वेस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न थॉट में भी प्लेटो जैसे फिलोसोफर्स ने बात करी कि आप सोल को कभी मार नहीं सकते हैं, सोल इज इमॉर्टल। और बहुत मिस्टिक और पुराने कल्चर्स तो ये भी बिलीव करते हैं कि सोल री-इनकार्नेशन करती रहती है जब तक वो एक सत्य की तरफ ना पहुंच जाए और एक परफेक्शन ना अटेन कर ले। और अगर प्लेटो, वेस्टर्न फिलॉसफी, ईस्टर्न फिलॉसफी, इन ट्रेडिशंस की बात सही है, तो फिर टीटू सिंह जैसी कहानी एक इत्तेफाक और अजीब कहानी नहीं बन के रह जाती, बल्कि एक पुख्ता और सॉलिड प्रूफ जाता है रीबर्थ की तरफ। और जब टीटू सिंह का केस देख के हमें लगने लगा कि ये तो बहुत ही वियर्ड है, तो यहाँ पे एक और वियर्ड केस आता है। तीन साल की दौड़ती ईडी अपने घर पे खेल रही होती है कि वो अचानक से गिरती है सीढ़ियों से और उसके सर पे चोट लगती है। माँ बाप उसको हॉस्पिटल लेके भागते हैं, लेकिन डॉक्टर बोल देते हैं कि ये तो मर चुकी है, शी वॉज डिक्लेयर डेथ। यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं, डॉक्टर्स कागज़ वागज़ साइन कर रहे हैं, इधर उसके माँ बाप रो रहे हैं, और अचानक से बड़ी सी सांस लेके दौड़ती ईडी उठ जाती है और रोने लगती है। माँ बाप खुश, माँ बाप भी रोने लगते हैं, गले लगा लेते हैं।
अचानक दौड़ती ईडी कहती है, मुझे अपने घर लेके चलो। माँ बाप बोलते हैं, बिल्कुल बेटा, घर लेके चलते हैं। घर लेके जाते हैं तो वो और ज़्यादा रोने लग जाती है। ये मेरा घर नहीं है, मुझे मेरे असली घर लेके चलो। तो माँ बाप पूछते हैं, बेटा यही तो आपका असली घर है। ये मेरा असली घर नहीं है, मेरा असली घर तो कहीं और है। कहाँ है तुम्हारा असली घर? अगर ये तुम्हारा असली घर नहीं है तो कहाँ है तुम्हारा असली घर? मेरा असली घर इजिप्ट में है। उस दिन के बाद से डॉर्थी एकदम ही बदल चुकी थी। वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रहती थी, उसकी सोच अलग थी, उसकी बातें अलग थी। माँ बाप ने वापस से टीटू सिंह वाले केस की तरह इग्नोर करना शुरू कर दिया, बट कब तक करते। एक बार डॉर्थी ईडी के माँ बाप उसको म्यूजियम लेके गए और डॉर्थी बोर हो रही है म्यूजियम के अंदर, जैसे कोई भी नॉर्मल बच्चा होगा। पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं, स्टैचूज में इंटरेस्ट नहीं, आर्टिफैक्ट में इंटरेस्ट नहीं। लेकिन जैसे ही इजिप्शियन सेक्शन में वो घुसती है, उसको बड़ा मजा आने लग जाता है। वो जा रही है, चूम रही है, वहां पे स्टैचूज के पैर चूम रही है और लोगों को डांट रही है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू कि तुम चप्पल और जूते लेके यहाँ पे घुस गए। ये तुम्हारे गॉड्स हैं, तुम इनके नीचे हो, तुम्हें इनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। माँ-बाप डॉर्थी के एम्बैरेस होके, कोई भी पेरेंट एम्बैरेस हो जाएँगे और उसको बाहर लेके जाते हैं, लेकिन डॉर्थी का शौक वहाँ से शुरू हो जाता है। माँ-बाप उसको इजिप्शियन कल्चर से दूर नहीं रख पाते। जब भी इजिप्ट से रिलेटेड डॉर्थी कुछ देखती, रोने लग जाती। कहती ये मेरे लोग हैं, ये मेरा असली घर है। और उसके माँ-बाप परेशान कि यार ये बच्ची अभी तक तो ठीक थी, अचानक से इसको क्या हो गया? पैदा हमारे बीच हुई, लेकिन दिल इसका कहाँ पे? मिस्र, इजिप्ट में। जैसे-जैसे दौड़ती बड़ी होती गई, वैसे तो रीइंकार्नेशन की कहानियों में ज़्यादातर केसेस बच्चों को 2 से 5 साल की उम्र के बीच आते हैं और उसके बाद वो मेमोरीज जैसे धुंधली हो जाती है और बच्चे अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं इनटू एडल्टहुड। बट डॉर्थी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे-जैसे वो बड़ी होती गई, उसके विजन्स, उसके सपने और उसकी मेमोरीज और ज़्यादा वियर्ड होती गई। एक टाइम पे तो डॉर्थी ने ये कहना शुरू कर दिया था कि वो डॉर्थी नहीं है, उसका नाम है बेंटोशेट, जो कि टेम्पल ऑफ सेटी 1 की एक प्रीस्टेस है। वो डिटेल में कहानी बताती कि उसको प्यार हो गया था फ़ैरो से और उस टाइम पे कोई भी पंडिताइन या प्रीस्टेस किसी भी फ़ैरो से प्यार नहीं कर सकती थी। प्यार तो छोड़ो, उसके पेट में फ़ैरो का बच्चा भी था। जब हल्की-सी इस बात की भनक लगी टेम्पल में, तो वहाँ पे टेम्पल के हाई प्रीस्ट ने यही रिकमेंडेशन दी कि फ़ैरो की इज़्ज़त बचाने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस केस के बारे में पता लग गया, जो कि फ़ॉरबिडन है, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। अब आप लोगों को लगेगा ये तो भूल-भुलैया फ़िल्म जैसे कुछ मंजुलिका टाइप्स हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। डॉर्थी को विज़न्स दिखते थे, डॉर्थी को सपने दिखते थे और वो इजिप्ट में ऐसी जगहों के बारे में बताती थी, जहाँ पे खूबसूरत गार्डन हुआ करते थे, जहाँ पे हिडन ट्रेजर्स हुआ करते थे, जहाँ पे चेम्बर्स हुआ करते थे और रिचुअल्स किए जाते थे इन डिटेल। और बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने तब उसकी बात सुन के उन सब चीज़ों को खोदने की कोशिश करी, तो एग्ज़ैक्टली जैसा डॉर्थी बताती थी, वो वहीं पे निकलते थे। 1933 में डॉर्थी इजिप्ट चली जाती है, एक इजिप्शियन आदमी से शादी कर लेती है और उनका एक बच्चा होता है जिसका नाम वो सेथी रखती है। कुछ टाइम बाद डॉर्थी का तलाक, डाइवोर्स हो जाता है, बट वो इजिप्ट छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। उन्होंने कहा मेरा घर है। उसके बाद डॉर्थी एबिडोस में सेटल हो जाती हैं, जो कि साइट होती है ऑफ द टेम्पल ऑफ सेटी 1। बहुत स्कॉलर्स आते हैं, उनको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उनकी आँख पे पट्टी बांध देते हैं, ब्लाइंडफोल्ड कर देते हैं और ऐसे टेम्पल्स में, ऐसे बरियल साइट्स में और ऐसे चेम्बर्स में भेजते हैं जो कि अभी तक आर्कियोलॉजिकल मैप्स में एग्जिस्ट नहीं करते, और बोलते हैं बताओ, एक्सप्लेन करो। और डॉर्थी एक-एक चेम्बर, एक-एक साइट, एक-एक जगह जहाँ पे रिचुअल होते थे, उनको आइडेंटिफ़ाई कर लेती हैं। कुछ जगहें तो अभी भी रेत के नीचे दबी हुई हैं और डॉर्थी उसको आइडेंटिफ़ाई कर रही है और स्कॉलर्स आर स्टन्ड। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। ये सिलसिला चलता रहता है और डॉर्थी ईडी इजिप्ट की क्या, दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्कियोलॉजिस्ट बन जाती है, वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड आर्कियोलॉजिस्ट, जिसको नॉलेज होती है इजिप्शियन कल्चर की इनसाइड आउट। 1981 1981 में डॉर्थी ईडी की डेथ हो जाती है और शी इज़ बरिड नियर द टेम्पल ऑफ सेटी, जिसको वो हमेशा से अपना घर बताती थी। लेकिन सवाल अभी भी दोस्त यहाँ पे यही उठता है, क्या डॉर्थी ईडी बहक गई थी गिरने के बाद? क्या वो डिल्यूज़नल थी? क्या उसको कोई बीमारी थी? या फिर बेंटोशेट की सही में आत्मा उसके अंदर आ गई थी? उसकी मेमोरीज़ जो कि 3000 साल पहले चीज़ें हुई, उसके दिमाग में उतर गई थी। जवाब जो भी है, बट अगेन
रीइंकार्नेशन, रीबर्थ का ये वन ऑफ द मोस्ट वियर्डेस्ट एंड मोस्ट डॉक्यूमेंटेड केस है। तो इन सब बातों का क्या कंक्लूजन निकलता है दोस्त? रीबर्थ होता भी है या नहीं होता है? इज इट एक्चुअली 100% ट्रू और नॉट? वेल, इससे पहले मैं जवाब दूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग, जो लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, नीचे जो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताओ इस स्टोरी से रिलेटेड। कोई और स्टोरी है उसके बारे में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर रिसर्च करना पसंद करूँगा। या फिर रीबर्थ से रिलेटेड आपके ट्रेडिशन में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, या फिर इन जनरल आपका क्या थॉट है रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ रीइंकार्नेशन और रीबर्थ। मुझे पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा, तो कमेंट ज़रूर करना। स्केप्टिक्स हमेशा कहते हैं कि रीइंकार्नेशन और कहानियाँ जो रिलेटेड हैं रीबर्थ से, वो या तो पेरेंट्स शेप कर रहे हैं बच्चों को इस तरीके से सोचने में, उनके कल्चर शेप कर रहे हैं, या फिर बच्चे कहीं पे कुछ चीज़ें सुन लेते हैं या देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं जिससे उनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन हाँ, मैं अभी ये ज़रूर कहूँगा, साइंस के पास अभी भी कोई क्लियर मेथड नहीं है, कोई क्लियर तरीका नहीं है, कोई क्लियर थ्योरी नहीं है टू एक्सप्लेन कि आत्मा हुई या कॉन्शियसनेस हुई या जो भी आप उसको नाम देना चाहें, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे शिफ्ट कर सकती है। असलियत में कागज़ के ऊपर, ऑन पेपर, रीइंकार्नेशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर सवाल आते हैं, कैसे एक 2-3 साल का बच्चा जाके किसी और की बीवी को पहचान सकता है, उसका नाम जान सकता है, इंटीमेट डिटेल्स जान सकता है, बर्थ मार्क्स अलाइन कर पा रहे हैं, ऐसी चीज़ें खोज पा रहा है जो कि हज़ारों साल पहले मिट्टियों के नीचे, पत्थरों के नीचे दब गई थी। ये केसेस तो एग्ज़िस्ट करते हैं ही हैं, इनको कैसे ख़ारिज कर दोगे? ये केसेस एग्ज़िस्ट करते हैं, इनको कैसे ख़ारिज कर देंगे? ये एग्ज़िस्ट करते हैं और करते रहेंगे। बट मेबी द स्केप्टिक्स आर राइट। जजमेंट इज़ ऑन टू यू, द ऑडियंस नाउ। जैसे 8 साल पहले मैंने भी किसी को बोलते हुए सुना था कि भाई यू कैन एक्चुअली ब्रेक आउट ऑफ द सिस्टम। तब मैं भी एक स्केप्टिक था, मुझे भी चीज़ें स्कैम लगती थी। मैं भी ऐसे लोगों को गाली बकता था कि भाई अपना बिज़नेस बना के 9 टू 5 को छोड़ के पैसे कमा के इम्प्रूविंग योर लाइफ, इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे ऐसा लगता था सिर्फ़ कुछ चंद लोग ही ऐसी ज़िंदगी बना सकते हैं जिनको मैं लकी कंसिडर करता था। बट उसके बाद से मैंने चीज़ों पे बिलीव करना शुरू किया। आई स्टार्टेड रीडिंग फिलॉसफी। मैंने मल्टी मिलियन डॉलर बिज़नेसेस बनाए। मैंने अपने लिए लाइफ़ बनाई जो मैं बनाना चाहता था। मैं लोगों से मिलना चाहता था दुनिया घूम के। मैं अलग-अलग कंट्रीज़ घूमना चाहता था, अलग-अलग कल्चर्स को एक्सपीरियंस करना चाहता था। वीडियोज़ बनाना चाहता था आप जैसे लोगों के लिए, जिससे मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूँ, खुद को इंस्पायर कर सकूँ, और आज मैं वो कर रहा हूँ। और यही सारी चीज़ें मैंने 350 से ज़्यादा लोगों को सिखाई है जो कि अपनी ज़िंदगी में जीत रहे हैं। नए बिज़नेसेस बनाए, बेटर जॉब्स लिए, बेटर लाइफ़ जी रहे हैं। तो अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी में जीतना है तो उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, उसको जाके अभी क्लिक करो। लेकिन अगर अभी भी स्केप्टिक हो, अभी भी शक्की हो और शक कर रहे हो, तो शायद तुम सही हो। और अगर तुम एक रिस्क टेकर हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करते हो और जाते हो टू विन योर लाइफ़, देन यू आर राइट टू माय फ्रेंड। तो अभी आपके हाथ में है, हू यू वांट टू बी।